चलिए बुलेटिन में खबरों का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं वजह है कि यूपी फतेह करने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक के जरिए रणनीति बनाई गई। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्लान दिल्ली के क्रम में आज यूपी सांसदों से बैठक के अंतिम दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अवध, काशी और गोरखपुर के 44 सांसदों को बुलाया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी सहित कई नेता शामिल हुए। एक तरफ दिल्ली में हुई इस बैठक पर सियासत जारी है, तो वहीं बुधवार देर रात ब्रज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के 39 सांसदों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। इस बैठक के जरिए बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बीजेपी ने केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के बनाए गए मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में सांसद अब 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। साथ ही चुनावी दृष्टिकोण से जनता से सीधा संवाद करके केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आउटपुट हेड पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार दिल्ली में 2 दिन से बैठक चल रही है, आज 44 सांसदों की बैठक हुई, क्या कुछ रणनीति तैयार की गई और जमीन में किस तरीके से उतारा जाएगा? अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि संगठन को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई है। आज की इस बैठक में 44 सांसद शामिल हुए हैं और जैसा कि कल ये बात सामने आई थी निकल करके ये जन आशीर्वाद यात्रा अपने अपने क्षेत्र में निकालनी होगी। और सबसे बड़ी बात, आज दूरी जो है वो डिस्क्लोज की गई है कि 300 किलोमीटर की ये यात्रा होने वाली है, जो सांसद अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। 4 विधानसभा क्षेत्र इस यात्रा में कवर होने वाले हैं। और एक जो हिस्सा सबसे अहम निकल करके सामने आया है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि तीसरी लहर की आहट जो कि सूबे में है, तो उसके मद्देनजर पहले जितनी जल्दी हो सके ये यात्रा करवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। चलिए पूजा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सांसदों की बैठक हुई, पहले 33 सांसदों की बैठक हुई, अब आज 44 सांसदों की बैठक हुई। इन बैठकों में अब हाईकमान रणनीति तैयार की है कि लोगों के पास जाना है, जनता से मुलाकात करनी है, रथ यात्रा निकाली जाएगी जो कि सीधे जनता के पास जाएंगे। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर भी देश और प्रदेश में चल रही है, उसको देखते हुए भी इस जो रथ यात्रा होगी उस पर ध्यान दिया जाएगा और लोगों से बातचीत किया जाएगा। साथ में जो भी सरकार के कामकाज है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां सबसे पहले महिला अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से बातचीत कर टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। वहीं उन्होंने महिला अस्पताल के पास बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और जल्द प्लांट को शुरू कराने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सिसाना गांव में स्कूल के निरीक्षण किए, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लाए गए केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 8 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली सील है वैसे ही लखनऊ के सारे रास्ते किसान सील कर देंगे। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रतिक्रिया के तौर पर एक कार्टून ट्वीट किया है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कार्टून में दाईं तरफ राकेश टिकैत जैसे लिखने वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया, जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। दूसरी ओर एक बाहुबली नाम का व्यक्ति है जो कह रहा है कि सुना लखनऊ जा रहे तुम कि में पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है बक्कर तार दिए करे, और पोस्टर भी लगवा दिया गया है। इस ट्वीट से हालांकि ट्विटर यूजर्स ज्यादा खुश नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि कार्टून में जैसा दिखाया है बीजेपी की किसानों के प्रति वही मानसिकता है, तो किसी ने इसे किसानों का अपमान भी बताया है।
यूपी में एक तरफ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा घटता जा रहा है तो वहीं ब्लैक फंगस और डेल्टा प्लस के मरीजों में इजाफा हो रहा है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में पहले के मुकाबले ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या कम हो रही, लेकिन यूपी के कई जिलों में मरीजों के बढ़ने की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इसका कारण प्रदेश के बाजारों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थानों में जिस तरह से भीड़ हो रही है, इससे आने वाले समय में परेशानी बढ़ सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिद्दीकी ने बीजेपी पर खुद के झूठा प्रचार कर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 12 पन्ने के बुकलेट जारी करके जनता से झूठ बोला। बीजेपी ने प्रदेश की जनता से 2017 में वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। आप फिर सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। गन्ना किसानों को लागत नहीं निकल पा रही है। दूसरी चीज, इन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया मैं गन्ना मंत्री रहा। इन्होंने कहीं भी उल्लेख ये नहीं किया। गन्ना एक्ट के मुताबिक गन्ना एक्ट में ये प्राविधान है कि किसान यदि चीनी मिलों को गन्ना देता है और 14 दिन के अंदर अगर उसका भुगतान नहीं होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चीनी मिलों से 15% किसान को ब्याज दिलवाए। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि चालू पेराई सत्र का अभी तक जो खत्म हुए 3 महीना लगभग हो गए। चालू पेराई सत्र जो अभी समाप्त हुआ, चालू पेराई सत्र नहीं, जो लेटेस्ट समाप्त हुआ है, उस पेराई सत्र का कितना करोड़ रुपया अभी किसानों को देना बकाया है और जिनको 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया उनको कितने किसानों को कितने रुपया आपने ब्याज दिया है? 1 रुपया भी गन्ना किसानों को ब्याज के नाम का नहीं दिया गया। ये मैं मजबूती के साथ जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। खबर अयोध्या से है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अंडा, मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठी। तपसी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस मांग को उठाया। इसको लेकर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को मांग पत्र और ज्ञापन भी सौंपा। महापौर ऋषिकेश ने इन मांगों को लेकर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा रखा जाएगा, जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं स्वामी परमहंस आचार्य के मांग को साधु संतों ने जायज बताया। फतेहपुर खागा तहसील के किशनपुर इलाके में यमुना नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया है, जिसको देखते हुए यमुना कटरी इलाके को उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों ने निरीक्षण किया है और नाव चलाने वाले नाविकों को ओवरलोडिंग न चलने की सख्त हिदायत दी और बाढ़ को लेकर पास के सभी चौकियों को अलर्ट रहने के आदेश जारी किए गए। जनपद मुजफ्फरनगर में आज स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल सैकड़ों युवाओं के साथ मेरठ रोड स्थित कंपनी गार्डन में पहुंचे। यहां उन्होंने चीयर फॉर इंडिया के लिए दौड़ में हिस्सा लिया। बता दें कि मुजफ्फरनगर में कंपनी बाग में मंत्री कपिल देव अग्रवाल टोक्यो ओलंपिक में गए भारत से 127 खिलाड़ियों को उत्साहित करने का काम किया है। लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर 69,000 में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय को घेराने का प्रस्ताव भी रखा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग की अनदेखी के कारण नियुक्ति नहीं हो रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। मृतक आश्रित पुलिस भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले साल के सापेक्ष इस साल पदों की संख्या बहुत कम है। कुल पदों पर भर्ती की अपेक्षा कुल 5% ही मृतक आश्रित पद अभ्यर्थियों के लिए आवंटित किए गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि मृतक आश्रित पदों की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। कानपुर देहात से खबर है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां
2.5 साल पहले युवक की हुई मौत, अब उसके शव को खोदकर कब्र से बाहर निकाला गया। जी हां, पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भेटी कुर्सी के रहने वाले रशीद अली को उनके भांजे बेंगलोर में नौकरी लगवाने के नाम पर 29 अक्टूबर 2018 को घर से साथ लेकर गए थे। 3 महीने बाद उनके भांजे ने रशीद अली के शव को एम्बुलेंस से गांव लेकर आए और जल्दबाजी करते हुए शव को दफन कर दिया। मृतक की पत्नी रेहाना को जब भांजे के कारनामों का शक हुआ तो उन्होंने पुलिस और प्रशासन सहित कमिश्नर से अपने पति की मौत की जांच की मांग की, लेकिन किसी अधिकारी ने रेहाना की फरियाद नहीं सुनी। पीड़िता पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुकी, तो इसके बाद पीड़ित पत्नी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर 2.5 साल बाद न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के शव को कब्र से निकाल दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। पुलिस ने शव को खुदवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तथ्यों की तलाश में जुट गई। 9 नवंबर सन 2018 रात 12:30 बजे वो लोग डेड बॉडी लेके आ गए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, जो हमने डेड बॉडी देखी तो उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आया, मेरा दिमाग बहुत संस में नहीं था जी। बेहोश थे हम उस टाइम। तो सब लोगों ने कही कि अपना पंच प्रधान से कही कि अपना जो कुछ किया, हमको नहीं जानकारी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गाजियाबाद के लोनी के बंथला नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश सोनू टेढ़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इनामी बदमाश पर दोस्त के पिता की गोली मारकर हत्या करने, दुकान व्यापारी से रंगदारी मांगने और पुलिस पर फायरिंग करने के मामले दर्ज हैं। इटावा जिले के थाना भरथना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला चित्त बाहरपुरा में एक परिवार को पलायन इसलिए करना पड़ा क्योंकि गांव में दबंग उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस यशवीर सिंह ने पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं होने की वजह से परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन पलायन करने वाले परिवार को पुनः उसके गांव में कब तक स्थापित कर उसे सुरक्षा मुहैया करवा पाता है। जिला मैनपुरी से मानवता को शर्मसार करने वाली एक वारदात हुई है। एक मामला सामने आया। यहां के किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव में तमंचे के नोक पर एक 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा कि नाबालिग बच्ची पड़ोसी के घर टीवी देखने के लिए जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़िता को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर लिया और नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव ने सियासी हलचल को तेज कर दिया है। एक तरफ बीजेपी समिति का गठन संघ के साथ रणनीति बना रही है ताकि आगामी चुनाव के मद्देनजर पार्टी की हर वर्ग और हर क्षेत्र में मजबूत पकड़ हो सके। आखिर ये कैसे, आप इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियों को धार देना तेज कर दिया। सरकार के मंत्री, विधायक, दायित्वधारी और पार्टी पदाधिकारी जिलों का दौरा कर रहे हैं। विधानसभा के लिए कई समितियां गठित कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा को सूबे में और मजबूती देने के लिए संघ ने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी। खुद संघ के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष उत्तराखंड भाजपा की चुनावी तैयारियों की थाह ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच 3 दिवसीय समन्वय बैठक बुधवार से देहरादून में शुरू हुई। पहले दिन संघ ने भाजपा के साथ हुए मैराथन विमर्श के दौरान प्रदेश भाजपा संगठन और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। साथ ही उत्तराखंड में बदले राजनीतिक हालात और प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मसलों पर चर्चा की गई। संघ की ओर से सरकार और संगठन को कई सुझाव भी दिए गए। हालांकि बैठक के बाद जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से पत्रकारों ने बात की, उन्होंने इस बैठक को रूटीन कामकाज की समीक्षा और आगामी रणनीति पर विचार से संबंधित बताया। सोशल मीडिया जो वॉलंटियर हमने देहरादून महानगर और देहरादून जिले के कुछ चुनिंदा 100 के लगभग कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया।
वो बैठक हम लोगों ने की। इसके बाद टोली बैठक हमारी होगी। तो इस प्रकार से चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर की है। और जो चुनाव में हम लोगों ने रोड मैप था, उस रोड मैप पर अभी तैयारी जो चर्चा होगी, चर्चा के बाद जो बचे हुए कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने के लिए भी अगले महीने तय करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में चल रही समन्वय समिति की 5 समूहों की बैठक में सीएम धामी और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद रहे, जिसमें सोशल मीडिया समिति, प्रचार समिति, चुनाव प्रचार से संबंधित विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि संगठनात्मक स्तर पर लगातार बैठकों का आयोजन किया जाता है। सामान्य तौर पर संगठन में जो उत्तराखंड के विभिन्न विषय होते हैं और कैसे उनमें गति देनी है, कैसे उनको तेजी से काम चलना है, कैसे समाज के साथ, संगठन के साथ, सब लोगों का एक साथ समन्वय हो, उसके लिए ऐसी बैठकें नियमित रूप से चलती रहती है। वही बैठक चल रही है। खैर, नेताजी जो कहें सो कहें, लेकिन अंदर खाने का सच ये है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में जिला कार्य समिति की बैठक, प्रदेश भर में जनता दर्शन, संगठनों और विभागों के साथ बैठक करने की तैयारी बन चुकी है। साथ ही चुनाव से पहले सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव में जनता को पार्टी की ओर मोड़ना है, जिसके लिए ग्राउंड पर पार्टी हर संभव प्रयास को तैयार है। चुनावी मोड में आ चुकी उत्तराखंड भाजपा ने सरकार और संगठन के बीच समन्वय बैठक का आयोजन किया है, जिसमें आरएसएस की तरफ से भी मार्गदर्शन मिला है। बैठक का मकसद सिर्फ एक है कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में जनता के बीच और मजबूत पैठ बनाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वहीं उत्तराखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कक्षा 6 से 12वीं के स्कूलों को 2 अगस्त से खोलने का फैसला लिया, जिसका निजी स्कूल संचालकों ने विद्यालय खोलने के फैसले का स्वागत किया। हालांकि स्कूलों को कक्षाएं संचालित करने के लिए मानक संचालक प्रक्रिया यानी कि एसओपी का इंतजार है। दूसरी ओर पढ़ाई बाधित होने से चिंतित अभिभावक स्कूल खोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का डर भी बना हुआ है। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि शासन और शिक्षा विभाग एसओपी जारी करे तो स्कूल अपने स्तर से तैयार करें। शासन द्वारा जो है 2 तारीख से विद्यालय जो खोले जा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जो है अपने विद्यालय की साफ सफाई, सैनिटाइज और कमरों के अंदर जो है फर्नीचर की जो व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंस के अनुसार की है और अधिकतर पूरी कर ही ली गई है, जिससे कि आने वाले बच्चों को जो है कोई परेशानी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के कारण मलबा आने से करीब 338 सड़कें बंद हैं। इनमें से 3 नेशनल हाईवे भी शामिल है। बीते दिनों भूस्खलन से बंद 4 अन्य नेशनल हाईवे आपको बता दें, हरिद्वार में जितनी भी बाढ़ चौकियां है, हरिद्वार प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को मुस्तैद रहने की निर्देश दिए हैं और जो भी स्थानीय निवासी उनसे भी अपील की है कि कोई भी स्थानीय निवासी गंगा की ओर ना जाए, जहां पर एक बार फिर मौसम विभाग ने 3 दिन की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। नैनीताल जिले में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और महामंत्री, साथ में कोषाध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद पार्टी में खलबली मची हुई है। हल्द्वानी नगर मंडल के अध्यक्ष नवीन पंत, महामंत्री दीक्षांत टंडन और कोषाध्यक्ष उमेश सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि इस्तीफे में कोई कारण अभी बताया नहीं गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोटियाल का युवा संवाद कार्यक्रम अल्मोड़ा में हुआ, जहां युवाओं से सीधी संवाद कर उनके मन की थाह ली। कोटियाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड विकास के एजेंडे में युवाओं के मुद्दे को शामिल किया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंचने पर कर्नल का जोरदार और धूमधाम से स्वागत हुआ। आपके वरिष्ठ नेता कर्नल कोटियाल ने गोलू देवता से आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली के लिए अर्जी लगाई। देहरादून से खबर है। देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित खाद्यान्न गोदाम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कोविड काल में सस्ते गल्ले की दुकानों में निर्यात होने वाले खाद्यान्न और रखरखाव की जानकारी ली। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र से मिल रहे चावल, गेहूं और चीनी की सही व्यवस्था और निर्यात के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर खाद्य विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में लगातार बारिश का कहर जारी है। भोगपुर में गंगा तेज बहाव के बीच लकड़ी इकट्ठा करने गया एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव से लापता हो गया। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस लापता व्यक्ति की तलाश कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के ऊपर बने गाने की लॉन्चिंग राजधानी देहरादून में की गई। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह का गाना हरदा आला दोबारा को लॉन्च किया गया था। वहीं एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव होना है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने गाना लॉन्च किया है। चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।